मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोकेमिस्ट्री और ये आज हम लोग डिस्कस करते हैं हीट ऑफ रिएक्शन। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ रिएक्शन फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच वी, डेल्टा एच पी, कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम में रिलेशन और बहुत सारा क्वेश्चन। तो बहुत सारे एम्स में ढेर सारा क्वेश्चन आया हुआ है, आईटी एडवांस में आया हुआ है, इससे आईटी मेन में भी क्वेश्चन है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो टॉपिक है थर्मोकेमिस्ट्री का हीट ऑफ रिएक्शन और 11th क्लास नीट आईटी मेन आईटी एडवांस पैकेज जो है उसमें लेक्चर 1 का 27 to 74 क्वेश्चन ये बन जाएगा। इससे हीट ऑफ रिएक्शन से स्टार्ट करते हैं। काफ़ी आसान है, सब जानते हैं, आपको बस एक जगह रीअरेंज करना है आपको। सो हीट ऑफ रिएक्शन सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। नंबर 1, हीट ऑफ रिएक्शन और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ये है डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन या इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, ये ठीक है। सिंपल, आप अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब इन केमिकल रिएक्शन व्हेन रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट, ये भी लिख सकते हैं। सो डेफिनेशन है कि ये इवॉल्व भी हो सकता है, एब्जॉर्ब भी हो सकता है, पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, वो डिपेंड करता है नेचर ऑफ रिएक्शन पे। एक्सोथर्मिक भी है, एंडोथर्मिक भी है। सो यहाँ सिंपल आप ऐसे लिख लेंगे, नंबर 1 छोटा सा, कि ये आप रिएक्टेंट लिख लेंगे और इस साइड आप बना लेंगे प्रोडक्ट। आप इसको लिख सकते हैं रिएक्टेंट आर लिख सकते हैं और इधर प्रोडक्ट लिखते हैं, ये ठीक है। सो यहाँ पे डेल्टा एच, इसके लिए आप लिख सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन, हीट ऑफ रिएक्शन। और हीट ऑफ रिएक्शन है तो आप यहाँ डिस्कस कर सकते हैं कि अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब दोनों होता है। इवॉल्व भी है कुछ रिएक्शन में एब्जॉर्ब भी है। व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट, लिख लीजिए। सो आप लिख सकते हैं अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व amount of heat evolved और heat absorbed, दोनों होता है। अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व भी है या हीट एब्जॉर्ब भी है। व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंज इनटू प्रोडक्ट, सो ये एक्सोथर्मिक भी होता है, एंडोथर्मिक भी होता है। तो हम लोग डिफाइन कर लेंगे कौन कौन एक्सोथर्मिक है, कौन एंडोथर्मिक है, हम लोग डिस्कस कर लेंगे। अगर यहाँ पे अगर कंडीशन कुछ लिखा रहे, जैसे कंडीशन इस टाइप का, ये है रिएक्टेंट और इस साइड है प्रोडक्ट, और हम लोग बात कर रहे हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ पे 1 एटमोसफेयर, ऐसे मैंने लिख दिया 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमोसफेयर, इस तरह से। तो ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है उसके जगह आप डेल्टा एच नॉट कर लेंगे, डेल्टा एच और ऊपर में ऐसे नॉट कर लेंगे, इसको बोलेंगे स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। सो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन। तो जैसे आप कई जगह पढ़े हुए हैं, गिब्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी, एंट्रोपी, स्टैंडर्ड एंट्रोपी, तो ये स्टैंडर्ड जैसे ही लगा तो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन एट 1 एटमोसफेयर एंड 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 25 डिग्री सेंटीग्रेड को 298 केल्विन भी कह सकते हैं। तो ये अगर कंडीशन लिखा रहेगा तो वो स्टैंडर्ड हीट ऑफ रिएक्शन हो गया। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट,
ये है रिएक्टेंट और ये है प्रोडक्ट, ऐसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो डेल्टा एच जो होता है ये, इसको आप लिखते हैं तो ऐसे लिखना है कि हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी में अलग होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट है, बट यहाँ इंथैल्पी में हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। बहुत सारे प्रोडक्ट रहेंगे तो आपको ऐसे लिखना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे ये हो। सो रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है तो उसके लिए डेल्टा एच इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्शन, और अगर 2-3 प्रोडक्ट हो तो समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। ये सिंपल, ये हो गया। बाकी ये आपका डेल्टा एच जो है वो निगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, ये ठीक है। फोर्थ पॉइंट, सो ये रिएक्टेंट और ये प्रोडक्ट जो, सो डेल्टा एच जो है आपने समेशन ऑफ हीट ऑफ प्रोडक्ट आपने कहा और समेशन ऑफ हीट ऑफ रिएक्टेंट ये, और डेल्टा एच जो है हीट ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी होता है, हीट ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी होता है। सो ये एंडोथर्मिक भी है पॉजिटिव भी है, आप जानते हैं पॉजिटिव का मतलब हो गया नाउ एंडोथर्मिक। और हीट ऑफ रिएक्शन निगेटिव भी होता है, निगेटिव का मतलब हो गया एक्सोथर्मिक। So amount of heat evolved या absorbed when 1 mole of reactant changes into the product, ये डेफिनेशन था आपका। अब हम लोग डिफाइन करते हैं एक्सोथर्मिक के लिए और एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। आप जानते हैं सब चीज़ें पढ़ा हुआ है, कहीं ना कहीं तो पढ़ते ही रहते हैं एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो उसी को हमें यहाँ पे रिलेट करना है कि डेल्टा एच पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब है। उसके बाद हम लोग को हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर पढ़ना है, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ना है, दोनों में रिलेशन पढ़ना है, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन स्टार्ट करें। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट में आप नोट करेंगे हम लोग डिस्कस करते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कर लीजिए, ऐसे रिएक्शन में हीट इवॉल्व होगा। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन जहां हीट इवॉल्व हो रहा है, ऐसे आप प्लान करते हैं इसके लिए। देखिए नंबर 1 कोई एग्जांपल ले लीजिए, बहुत सारा कंबसन, कार्बन का कंबसन, हाइड्रोजन का कंबसन, बहुत सारा है, तो कोई एक रिएक्शन ले लीजिए। जैसे कार्बन है, सॉलिड है, और ऑक्सीजन ये बर्न कर रहा है, ये गैस है, और आप जानते हैं CO2, ये CO2 होगी प्लस ये गैस होगी, और ये है 94 किलो कैलोरी पर मोल, ऐसे ये रिएक्शन होगी। हीट इवॉल्व कर रहा है, देखिए वहाँ राइट साइड में हीट इवॉल्व कर रहा है। इसको लिखने का तरीका ये भी है, कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन और ये गैस, यहाँ राइट साइड में CO2 गैस, और यहाँ पे डेल्टा एच, डेल्टा एच जो हो गया वो है -94 किलो कैलोरी पर मोल, ये -94 किलो कैलोरी पर मोल। तो जो एक्सोथर्मिक है वो राइट साइड है, उसका साइन कन्वेंशन बाहर निकालेंगे तो नेगेटिव होता है, तो ये है डेल्टा एच नेगेटिव, ऐसे ये है एक्सोथर्मिक, जहां हीट इवॉल्व हो रहा है। ये हीट इवॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट आप बोल सकते हैं डेल्टा एच लेस देन 0, ऐसे लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये एक्सोथर्मिक के लिए कुछ ग्राफ भी आप डिस्कस कर लीजिए। देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए
तो आप जानते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए डेल्टा एच ये है लेस देन 0। ठीक है, डेल्टा एच अभी आपने पढ़ा था, हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो आप यहाँ लिखेंगे हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट लेस देन 0। ठीक है, हीट ऑफ प्रोडक्ट लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख लेंगे। ग्राफ बना के देख लीजिए। सो एनर्जी और प्रोग्रेस का आप ग्राफ बना के देखिए। हीट का मतलब एनर्जी, हीट एच का मतलब हीट जो हुआ, या आप लिख सकते हैं एनर्जी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे। तो ये है एक्सेस जो है वो एनर्जी के लिए, और ये है प्रोग्रेस के लिए। प्रोग्रेस या आप टाइम का भी ग्राफ बना सकते हैं कि टाइम के साथ जो रिएक्शन होगा उसके लिए आप बना सकते हैं। ठीक है, सो रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, हीट ऑफ प्रोडक्ट इज लेस देन हीट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब आपका ग्राफ जो होगा वो कुछ ऐसा होगा। यह है प्रोडक्ट और यह है रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट हुआ और रिएक्टेंट होगी। ठीक है, तो ये लो एनर्जी है, प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट देख रहे हैं, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस, तो इसका मतलब प्रोडक्ट क्या हो गया, मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। जिस भी सिस्टम का एनर्जी लो होगा वो स्टेबिलिटी हाई होगा, तो ये है मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट। सो मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ज़्यादा स्टेबल है, और ऐसे रिएक्शन जो होता है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, यही एनर्जी रिलीज करता है। तो ये है डेल्टा एच जो एनर्जी रिलीज करता है, ये डेल्टा एच ऐसे। ठीक है, ये रिएक्शन जो है वो एक्सोथर्मिक का ग्राफ हुआ। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर रिएक्टेंट टू ऐसे प्रोडक्ट जा रहे हैं उसके लिए। कभी कभी एक्टिवेशन एनर्जी से भी रिलेट करके पूछा हुआ क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, सिंपल सा, आप देखिए। थर्ड पॉइंट, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं एक्सोथर्मिक के लिए। अपने एनर्जी और टाइम का ग्राफ आपने पढ़ लिया कि ये है एनर्जी और टाइम ग्राफ, ये है एनर्जी का ग्राफ। तो आपने ग्राफ देखा कि ये है रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट हो, ये प्रोडक्ट है और ये रिएक्टेंट है। यह डेल्टा एच इंथैल्पी, ये हो गया। ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए ये एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग बोलते हैं ऐसे, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ऐसे बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी और फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी हो गया। और ये कहलाएगा एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, बैकवर्ड, ये बैकवर्ड ऐसे एक्टिवेशन एनर्जी, ये ई ए हो गया, और ये रिवर्स रिएक्शन जो हुआ वो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी होगी। ये भी पूछा जाता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, मैं समझा दे रहा हूँ आपको। एफ जो लिखा है मैंने फॉरवर्ड रिएक्शन और बी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए, ई ए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी, ई ए एक्टिवेशन एनर्जी। देखिए ध्यान से, अगर आप रिएक्टेंट और रिएक्टेंट से ऐसे प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाएंगे, तो इसको बोलते हैं एफ। ये एफ जो है वो फॉरवर्ड रिएक्शन, ये है फॉरवर्ड, फॉरवर्ड रिएक्शन। सो ये है फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन हुआ, और फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी जो हुआ ई ए एफ, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ये हो गया आपका। ये कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। ये यहाँ से और पिक
ट्रांजिशन स्टेट जो होता है उसका गैप जो हुआ। और अगर ऐसे उल्टा आएंगे, देखिए ये रिएक्टेंट है, और ऐसे उल्टा आएंगे, देखिए ये उल्टा रिवर्स कर रहे हैं, तो रिवर्स करेंगे तो इसको बोलते हैं बैकवर्ड रिएक्शन। बैकवर्ड रिएक्शन देखिए उल्टा उल्टा जब आएंगे तो ये रिएक्टेंट बन जाएगा, ये प्रोडक्ट हो जाएगा। तो ये है बी, स्मॉल बी जो मैंने लिखा है, बैकवर्ड रिएक्शन। और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी, इस रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन ये। तो रेड कलर और ग्रीन कलर अगर दोनों मैग्नीट्यूड देख रहे हैं तो यहाँ ग्रीन कलर बड़ा है या रेड कलर छोटा है। तो आप ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है, ये आगे भी पढ़ना है, केमिकल काइनेटिक में भी पढ़ेंगे 12th क्लास में। और यहाँ भी तक एकदम छोटा सा तो है, 4 एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑप्शन में रहेगा, एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज लेस देन एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा ये है रिजल्ट। तो एक्सोथर्मिक ऐसे ही एंडोथर्मिक के लिए पढ़ना है। सो नेक्स्ट एंडोथर्मिक रिएक्शन। थर्ड पॉइंट, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए प्लान करते हैं हम लोग, जैसे इसमें एक्सोथर्मिक के लिए पढ़े हुए वैसे ही एंडोथर्मिक के लिए। सबसे पहले कोई एग्जाम्पल आप लिखिए, बहुत सारा रिएक्शन जानते हैं तो पहले एक कोई एग्जाम्पल लिखते हैं। नंबर 1, आप जैसे N2 है और O2 है, ये डायरेक्ट एयर में रिएक्शन नहीं करता है, बट इसको 180 किलो कैलोरी अगर इतना एनर्जी देते हैं तो ये रिएक्ट कर लेगा और 2 मोल्स ऑफ द NO बना देता है। ये देखिए, तो डायरेक्ट रिएक्शन नहीं करता है, बट अगर थंडरस्टॉर्म हो या आप इलेक्ट्रिक आर्क हो जहाँ पे स्पार्क हो, जैसे इलेक्ट्रिक करंट जहाँ वायर टच करता है, तो वहाँ आपको जाके ये NO 2 मोल्स ऑफ द NO गैस बना देता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 प्लस O2, और यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है, आप लिख सकते हैं 2 मोल्स ऑफ NO माइनस 180 और किलो कैलोरी, ऐसे लिख सकते हैं, इस तरह लिख सकते हैं। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं N2 प्लस O2 और 2 मोल्स ऑफ NO, ऐसे। और जब डेल्टा एच लिखेंगे, डेल्टा एच, सो डेल्टा एच जब यहाँ से आप बाहर निकालेंगे तो ये प्लस साइन हो जाएगा, प्लस 180 किलो कैलोरी। ये प्लस साइन जो होता है वो एंडोथर्मिक के लिए हो गया। यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यहाँ देखिए हम लोग एनर्जी सप्लाई किया है इधर की तरफ, चाहे लिखेंगे उस साइड लिख सकते हैं, और रिएक्शन से बाहर निकालेंगे तो प्लस साइन हो जाता है। तो ये है आपका एंडोथर्मिक। यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये पॉजिटिव साइन है, ग्रेटर देन 0, ये पॉजिटिव है, ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट पॉइंट, सेकंड। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, और उसके लिए आप जानते हैं कि डेल्टा एच, इसका डेल्टा एच जो है वो ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है। डेल्टा एच का मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट माइनस हीट ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर देन 0, मतलब हीट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन हीट ऑफ द रिएक्टेंट। ये या आप बोल सकते हैं एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, या फिर एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। ग्राफिकली देखिए, यहाँ देखिए ग्राफ,
तो ये है प्रोग्रेस या फिर टाइम। प्रोग्रेस और टाइम के साथ ये एनर्जी का प्लॉट बनाएंगे ऐसे। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, हीट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट, मतलब ग्राफ आपका ऐसा आएगा ऐसे। सो प्रोडक्ट यहाँ पे ये है प्रोडक्ट और ये है रिएक्टेंट। चेक कर लीजिए रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का एनर्जी या हीट ऑफ प्रोडक्ट ग्रेटर देन हीट ऑफ रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट जो है यहाँ आपका पी, और ये प्रोडक्ट हाई एनर्जी है, रिएक्टेंट से हाई एनर्जी है, तो इसका मतलब ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट होगा। लो एनर्जी प्रोडक्ट का रहेगा मोस्ट स्टेबल है, ये हाई एनर्जी प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट से भी ज्यादा एनर्जी है, तो ये लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट जो है वो लेस स्टेबल प्रोडक्ट। ये है डेल्टा एच ऐसा। और ये है एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी ये कहलाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए, एक्टिवेशन एनर्जी ये है। सो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड डायरेक्शन ऐसे ऐसे बना लीजिए। बैकवर्ड के लिए करिएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए ये होगा। फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये। और ये रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये एंडोथर्मिक में प्रोडक्ट ऊपर रहेगा, तो ये रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट ये जो आपने बनाया है वो है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। सो मैंने इससे पहले पॉइंट में बताया था ई ए फॉर एक्टिवेशन एनर्जी, एफ फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, बी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। यहाँ भी आईटी एडवांस में एक क्वेश्चन आया हुआ था एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए। सब एग्जाम में पूछा हुआ, यह है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, ऐसे सारे एग्जाम में पूछा हुआ। यह है एंडोथर्मिक रिएक्शन, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन, मेडिकल में भी आया हुआ एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए पूछा गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अगर रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट फॉरवर्ड जा रहे हैं तो ये जो एक्टिवेशन एनर्जी जो रेड कलर देख रहे हैं वो ये ब्लू कलर जो दिख रहा है, ब्लू कलर से हमेशा क्या होगा, ज्यादा होगा। देख लीजिए ये डायमेंशन, ये है रेड कलर का डायमेंशन, ये है ब्लू कलर का डायमेंशन। तो पूछा हुआ था आईडी एडवांस में भी क्वेश्चन में था, कई जगह पढ़ते भी हैं हम लोग। तो फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन ये पूछा गया था मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। ये तो आंसर में लिखना था मोर देन डेल्टा एच, डेल्टा एच से ज्यादा। डेल्टा एच से देख रहे हैं ये रेड कलर है, ये वाला पूछा गया है, और ये डेल्टा एच है, तो ऑप्शन में लिखा हुआ था मोर देन डेल्टा एच। सो एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी वो मोर देन डेल्टा एच। नेक्स्ट आप फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड के लिए पढ़ना हो तो वो देख लीजिए। नेक्स्ट फॉरवर्ड बैकवर्ड दिख रहा है यहाँ पे, जैसे रेड कलर का हुआ और ये जो ग्रीन कलर का हुआ, तो फॉरवर्ड डायरेक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी फॉरवर्ड का इसमें क्या है, बड़ा है, तो लिख लेंगे यहाँ पे। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन EA, EA is the activation energy, तो ये जो है एक्टिवेशन एनर्जी। और एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसमें अभी हम लोग ने देखा था कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए ग्रेटर है एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन, एंडोथर्मिक रहेगा उस केस में। नेक्स्ट पॉइंट,
नेक्स्ट पॉइंट में आप आइडेंटिफाई करिए तो कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है, क्योंकि एग्जाम में रहता है ABCD 4 ऑप्शन कर देगा सॉरी उसमें पूछा जाता है कि कौन सा रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या कौन सा एंडोथर्मिक है, वो टिक करिए आप, तो आइडेंटिफाई करिए। फोर्थ पॉइंट, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। सो आपको आइडेंटिफाई करना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। सिंपल, सब पढ़ा ही हुआ है, तो आप बताइए। मान लीजिए मैंने आपको नंबर 1 10 पॉइंट मैं दे रहा हूँ, आप बताइए। तो अगर मेरे पास कोई सॉलिड है, कोई भी सॉलिड है, और सॉलिड से अगर मुझे इसको बनाना है लिक्विड, ऐसे बनाना है, लिक्विड बनाना है, तो सॉलिड से अगर मुझे लिक्विड बनाना है, कोई सॉलिड है उसको गलाना है, लिक्विड बनाना है, तो ये कैसा रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक। क्लियर से पता चल रहा है कि अगर मेरे पास ये पेन है और ये सॉलिड है, ये सॉलिड है और उसको गलाना है, तो गलाना है तो मुझे हीट देना पड़ेगा ना, हीट देंगे तब जाके गलेगा, और उस हीट को बोलते हैं फ्यूजन। सॉलिड टू गैस मेल्ट करना, मेल्टिंग करना, फ्यूजन करना। तो यहाँ क्लियर सा पता चल रहा है कि ये रिएक्शन जो है सॉलिड, और यहाँ पे हीट देना पड़ेगा डेल्टा एच ऐसे, और सॉलिड से जो लिक्विड बना रहे हैं आप, तो यहाँ पे फ्यूजन, ये फ्यूजन जो है ऐसे फ्यूजन, और ये रिएक्शन जो है वो एंडोथर्मिक है, ठीक है, एनर्जी रिक्वायर्ड है। तो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन ये है एंडोथर्मिक। यहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड है, तो आइडेंटिफाई करना आपको एनर्जी रिक्वायर्ड, ये हो गया। ऐसे ही आइडेंटिफाई करिए 10 एग्जाम्पल। नेक्स्ट बताइए, कोई भी लिक्विड है, अगर मेरे पास कोई लिक्विड है और लिक्विड से मुझे कन्वर्ट करना है गैस में, वाटर ही ले लीजिए, वाटर जाके किचन में हम लोग वाटर को बॉयल करते हैं, कुकिंग करते हैं, तो वाटर लिक्विड है और उसको गैस में बॉयल करना है, तो एनर्जी क्या है, रिक्वायर्ड है, वेपराइजेशन, डेल्टा एच वी, वेपराइजेशन आप बोलेंगे इसको। सो ये कोई भी लिक्विड है, एनी लिक्विड, कोई लिक्विड को अगर आप गैस में कन्वर्ट करना है तो आपको एनर्जी देना ही होगा यहाँ पे, और यहाँ पे गैस में। तो ये है डेल्टा एच वेपराइजेशन, ये वेपराइजेशन हुआ एंडोथर्मिक। ये है एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी रिक्वायर्ड, ये एनर्जी रिक्वायर्ड हुआ। नेक्स्ट, कोई भी सॉलिड टू गैस अगर जा रहे हैं, मान लीजिए कोई आपको सॉलिड है और सॉलिड से आपको गैस में कन्वर्ट करना है, डायरेक्ट सॉलिड टू गैस जाना है, तो इसमें भी आपको एनर्जी देना ही होगा, क्योंकि अब सॉलिड है, ये पेन सॉलिड है, इसको कन्वर्ट करना है गैस में, तो सबसे पहले हीट दे के लिक्विड में जाना है, लिक्विड से फिर गैस में जाना है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, सॉलिड टू गैस। तो यहाँ कोई सॉलिड है, तो यहाँ भी हमें एनर्जी सप्लाई ही करना पड़ेगा, और सब्लिमेशन, और ये गैस में कन्वर्ट होगी, तो एनर्जी हमें सप्लाई करना है, ये एंडोथर्मिक है, और इसको हम लोग बोलते हैं सब्लिमेशन, ये सब्लिमेशन हो गया। और रिलेट करेंगे, अगर जोड़ेंगे तो आप देख लीजिए, जो डेल्टा एच सब्लिमेशन है, वो डेल्टा एच फ्यूजन,
फ्यूजन, पहले आपको सॉलिड टू लिक्विड जाना है और फिर वेपराइज करना है। तो ये है रिजल्ट, ये है रिजल्ट। और बताइए 10 एग्जाम्पल कम से कम बताइए जो कि आपको एंडो है, एक्सो है, वो आपको बताना है। पढ़ा हुआ है सब सारे टर्म आपको। बताइए, मैंने ऐसे रिएक्शन लिख दिया, ऑप्शन ए बी सी डी में एक रहेगा, पूछा जाएगा कि बताइए ये रिएक्शन कैसा है, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। पढ़ा हुआ पीरियोडिक टेबल, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं और फर्स्ट टाइम गेन कर रहे हैं, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सोथर्मिक। तो ये है आपका। सो आप पढ़े हुए हैं कि ये फ्लोरीन हुआ और इलेक्ट्रॉन ऐसे, और ये हुआ F माइनस, और ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA1, EA1 फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि एक्सोथर्मिक होता है। तो यह है EA1 या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, गेन इंथैल्पी। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी ये एक्सोथर्मिक होता है। तो ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है जो आपका पढ़ा हुआ है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। ग्राफ चाहिए तो ग्राफ आप इसको बना लीजिएगा ऐसे। यह टाइम बना सकते हैं, यहाँ एनर्जी के लिए प्लॉट कर सकते हैं, और आप ऐसे लिख सकते हैं एक्सोथर्मिक के लिए कि ग्राफ ऐसे जाएगा, यहाँ F माइनस हो जाएगा, फ्लोरीन और प्लस इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं, तो ये रिजल्ट है आपका। एक्सोथर्मिक का ग्राफ नीचे रहेगा। सब पढ़ा हुआ है, बस आपको ऑप्शन में रहेगा वो आइडेंटिफाई करना सीखिए। मान लीजिए मैंने ऑक्सीजन ले लिया और ऑक्सीजन ये गैस फॉर्म में है और मैंने इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करना चाह रहा हूँ और इसको बनाना चाह रहा हूँ ऑक्सीजन और 2 माइनस, और ये गैस फॉर्म ये मैं बनाना चाह रहा हूँ, ऐसा मैं मुझे बनाना है इसको। ठीक है, तो ऑक्सीजन है, गैस है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है और वो O2 माइनस बनाना है। पूछा जाता है कि ये रिएक्शन कैसा है, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। तो आंसर है ये होगा एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक। सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है ना, फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ये एक्सोथर्मिक एनर्जी रिलीज करता है, बट सेकेंड टाइम ये देखिए ये है निगेटिव चार्ज और ये है निगेटिव। ठीक है, दोनों एक दूसरे को रिपल्सन करता है, ये दोनों में फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, रिपल्सन। तो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन है और रिपल्सन के चलते वो प्रोडक्ट बनेगा, और ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो एंडोथर्मिक है, ये एक्सोथर्मिक होता है, वो एंडोथर्मिक है। सो ये ऑक्सीजन माइनस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन 2 माइनस गैस और माइनस ये EA2, ये EA2 कहते हैं इसको, सेकंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी या सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आप उसको इस साइड भी लिख सकते हैं। तो ये है सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो कि इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी जो कि एंडोथर्मिक है। देखिए एंडोथर्मिक पढ़ा हुआ है सब आपका। सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, आप एंडोथर्मिक लिख लेंगे यहां पे। ये एंडोथर्मिक है। ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। सो ये है एनर्जी और ये टाइम,
ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। ये एंडोथर्मिक है तो एंडोथर्मिक ये रिएक्टेंट से ऊपर रहेगा ग्राफ। मतलब यहाँ लिख सकते हैं ऑक्सीजन ये माइनस है और एक इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे, यहाँ बन गया ऑक्सीजन 2 माइनस ऐसे। नेक्स्ट, सिक्स। सो आइडेंटिफाई करिए, जस्ट ऑप्शन में ए बी सी डी एक ऑप्शन का पार्ट है, ये आइडेंटिफाई करना है, ये एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक बताइए। कई जगह पढ़ा हुआ है आपका, अब एक जगह नहीं 5 जगह पढ़े हुए हैं ये इक्वेशन। ये इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, आयोनाइजेशन एनर्जी, ये आयोनाइजेशन एनर्जी। और हाइड्रोजन के लिए तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में पढ़ा हुआ है, बोर्स मॉडल में पढ़ा हुआ है, पीरियोडिक टेबल में पढ़ा हुआ है। और हाइड्रोजन को अगर 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी सप्लाई करेंगे तो यहाँ से H प्लस बन जाएगा और इलेक्ट्रॉन माइनस, तो यहाँ एनर्जी देना है। आप इसको लिख सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। सो IE जो है आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी जो कि होता है एंडोथर्मिक। तो आयोनाइजेशन एनर्जी ये है एंडोथर्मिक। नेक्स्ट, 7 पॉइंट में कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए मुझे ऐसे रिएक्शन करना है, तो ये भी ऐसे लिखा रहता है, आपको पहचानना है कि कैसा रिएक्शन है। आपको ये भी एंडोथर्मिक ही होगा, क्योंकि हमें यहाँ पे ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन में यहाँ सिंगल बॉन्ड है और इसको हमें एनर्जी सप्लाई करना है डेल्टा H। आप कह सकते हैं कि इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, क्योंकि इसको हमें ब्रेक करना है। तो ब्रेक करने के लिए अगर ये पेन है, पेन को 2 टुकड़े में तोड़ना है, तो यहाँ तो एनर्जी देना पड़ेगा तब ना ब्रेक होगा। तो यहाँ पे आपका 2H, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन अलग करना है, तो ये रिएक्शन हो गया एंडोथर्मिक। ये एंडोथर्मिक। नेक्स्ट, एट। तो ऐसे इस तरह से मैंने रिएक्शन लिख दिया और रिएक्शन देख करके आपको बताना है कि ये रिएक्शन कैसा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। हम लोग पढ़े हुए हैं ये एक्चुअली न्यूट्रलाइजेशन हो गया ना, न्यूट्रलाइजेशन एसिड प्लस बेस। आप जानते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन आपका जो एसिड होता है प्लस बेस, एसिड प्लस बेस, और यहाँ बनेगा सॉल्ट। कभी भी एसिड बेस न्यूट्रलाइज करके सॉल्ट प्लस सॉल्वेंट, ये सॉल्वेंट बनता है। तो हमेशा एनर्जी जो है वो रिलीज करता है, यहाँ एनर्जी रिलीज करता है। तो ये एसिड और बेस, ये एसिड है और बेस है, न्यूट्रलाइज कर रहा है तो एनर्जी रिलीज करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं, जैसे सिंपल रिएक्शन में मान लीजिए HCl ले लीजिए और यहाँ NaOH ले लीजिए और इस तरह यहाँ पे जो सॉल्ट हुआ वो सॉल्ट है NaCl हो गया, प्लस यहाँ हो गया वाटर हो गया, प्लस यहाँ एनर्जी रिलीज करता है। और जानते भी हैं, डाटा जानते हैं 13.6 13.7 होता है। तो इसका मैकेनिज्म आप पढ़े हुए हैं कि मैकेनिज्म में स्ट्रॉन्ग एसिड है आयोनाइज रहेगा, स्ट्रॉन्ग बेस है ये आयोनाइज रहेगा। स्ट्रॉन्ग बेस जो होता है ये है सॉल्ट, सॉल्ट जो बनेगा वो भी आयोनाइज रहता है Na प्लस और OH माइनस, प्लस यहाँ वाटर रहेगा और यहाँ पे रिलीज होता है एनर्जी, रिलीज होगा डेल्टा H। ऐसा न्यूट्रलाइजेशन हमेशा एक्सोथर्मिक होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो ये देखिए क्लोराइड सॉरी Na प्लस और ये Cl माइनस है, सॉल्ट है ना, तो Na प्लस Cl माइनस ये आयोनाइज होगा, तो क्लोराइड माइनस कैंसिल हो गया, सोडियम प्लस कैंसिल हो गया। तो फाइनली आपका बचा क्या, तो देखिए बचा ये H प्लस
और OH माइनस, और ये है वाटर, और एनर्जी यहाँ रिलीज होता है। ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो ये जो आप रिएक्शन जो चेक कर रहे थे ये एक्सोथर्मिक है। तो ये एक ऑप्शन है जो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि गिवन रहेगा कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। सारा कुछ पहले पढ़ा ही हुआ है। सिंपल, कुछ कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि मान लीजिए यहाँ पे है एक कंटेनर ले लीजिए और कंटेनर में ये है वाटर, यहाँ पे वाटर ले लीजिए, वाटर ऐसे भरा हुआ है आपका, और ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये कैल्शियम ऑक्साइड का जो चूने का पत्थर है उसको डाल दीजिए इसमें। ठीक है, अब बताइए ये रिएक्शन जो होगा, इन दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा, मान लीजिए कि ये कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड जो हुआ और वाटर है, दोनों एक दूसरे से कंबाइन करेगा, कंबाइन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है, ये जो प्रोसेस है, ये एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक, ये पूछा जाता है। एकदम आसान है, एकदम इजी है। ये रिएक्शन जो होगा आपका एक्सोथर्मिक, हम लोग घर में देखे हुए हैं। हम लोग घर में गांव में जब रहते थे तो जो चूना करना होता है, अभी शहर में है क्या है, हम लोग पेंटिंग करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं रहता है शहर में, तुरंत गए पेंट खरीद के जो पेंटर होते हैं वो तुरंत एक दिन में कंप्लीट पूरा घर भी पेंट कर देते हैं। 3-4 रूम का घर रहेगा तो एक दिन में वो कंप्लीट पेंट कर देते हैं वो। बट पहले गांव में जब टाइम रहा करता था तो वो एक बोरे में चूना आता था, और वो जो सीमेंटेड जो बड़ा बड़ा कंटेनर होता था उसके अंदर रात भर पानी में डाल देते थे चूना फूलने के लिए। तो ये सब लोग देखे हुए, सब लोग घर में कभी न कभी गांव का जो घर होता है तो उसमें चूना हम लोग करते थे। तो चूना करने के लिए ये एक पानी वाटर का जो ढेर सारा वाटर लेंगे और बोरा में जो चूना पत्थर रहता है उसको डाल देते हैं। डालने के बाद देखिएगा, डालिएगा तो देखने, उसके बाद खड़ा होकर देखिएगा तो उसमें से धुआं धुआं निकलते रहता है। पानी में हाथ डाल के टच करिएगा तो देखिएगा गर्म हो जाता है वो। तो ये आपको हीट इवॉल्व करेगा। यहाँ पे सब लोग देखे हुए हैं और इसको जानते हैं कि जस्ट पानी में डालिएगा तो यहाँ हीट इवॉल्व करेगा। ये तो डेल्टा एच यहाँ हीट इवॉल्व करता है, और ऐसा रिएक्शन जो होगा वो एक्सोथर्मिक। आप इसको हाइड्रेशन एनर्जी भी बोल सकते हैं, जो पीरियोडिक टेबल में पढ़े हुए थे कि अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ द एटम आयन या कंपाउंड डिजॉल्व इन एक्सेस ऑफ वाटर। कह सकते हैं आप कि यहाँ एनर्जी रिलीज हो रहा है, आप हाइड्रेशन एनर्जी भी कह सकते हैं। किसी भी एटम आयन या कंपाउंड, ये तो खैर देखा हुआ है, ये तो हम लोग फील किए हुए हैं कि ऐसा होता है। मान लीजिए ये वाटर है, ये वाटर, यहाँ वाटर है कंटेनर में, और उसमें कुछ ड्रॉप, ये कुछ ड्रॉप जो है वो H2SO4 का डालना है। कुछ ड्रॉप ही डाल दीजिए, बहुत सारा नहीं, बस कुछ हल्का सा 2-4 ड्रॉप डाल दीजिए, ऐसे 1-2 ड्रॉप डालिए इसमें। ठीक है, H2SO4 का 1 या 2 ड्रॉप लेकर डाल दीजिए उसमें। अब बताइए पानी गर्म कि ठंडा? गर्म हो जाएगा। ठीक है, हीट इवॉल्व करता है, यहाँ पे हीट इवॉल्व करेगा। जैसे ही आप डालेंगे, डालते ही यहाँ पे हीट इवॉल्व करेगा, ऐसे ऐसे डेल्टा एच हीट इवॉल्व करता है। आप सिंपल एग्जांपल ले लिए, हम लोग का बॉडी क्या है, वाटर से बना हुआ। 70% जो भी पार्ट है बॉडी का, अगर हमारा वेट है 80 kg तो उसमें 70% जो पार्ट है वो है वाटर, वाटर कंपोनेंट है, जानते हैं हम लोग। और ये मान लीजिए कि हमारा बॉडी है वाटर से बना हुआ, और अगर ये हाथ पे एक ड्रॉप भी H2SO4 गिरा, एक बूंद भी गिरा तो पूरा बर्न कर देगा। एसिड अटैक सुनते हैं, एसिड अटैक। ठीक है, तो वो फेस पे लोग एसिड डाल देता है, कई बार टीवी में आता है। तो वो जो एसिड अटैक है वो जैसे एक बूंद, वो तो ढेर सारा डाल देता है लोग, बट अगर एक बूंद भी स्किन पे गया तो पूरा बर्न कर देगा, जला देगा, पूरा जला देता है। वो हीट इवॉल्व करता है, हीट जो है वो इवॉल्व करता है। तो H2SO4 का एक ड्रॉप भी वाटर के से टच किया तो हीट पूरा गर्म हो जाएगा, गर्म होकर स्किन को जला देता है। तो यह है H2SO4, यहाँ पे हीट इवॉल्व करता है।
या आप बोल सकते हैं एक्सोथर्मिक। यह है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, हीट इवॉल्व होगा या एक्सोथर्मिक। तो 10 मुझे बताना था कि 10 आप प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में नया भी रहेगा बट आपको पढ़ा हुआ ही मिलेगा। अब हम लोग को रिलेट करना है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, सो ये एक तो पार्ट हुआ हीट ऑफ रिएक्शन, मैंने डिस्कस कर दिया। फिर हम लोग ने डिस्कस कर लिया कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव भी है, निगेटिव भी है। कई एग्जाम्पल हम लोग ने प्रैक्टिस कर लिया, उसको रिलेट भी कर लिया हम लोग ने। अब हम लोग को पढ़ना है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम। 4 पॉइंट हो गया, नेक्स्ट 5। नेक्स्ट पॉइंट में हम लोग डिस्कस करना है कि डेल्टा एच पी, डेल्टा एच वी और दोनों में रिलेशन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत सारा क्वेश्चन, एकदम इजी इजी क्वेश्चन। सो ये है हमारा हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसे लिखना है, और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सबसे पहले हम लोग ने हीट ऑफ रिएक्शन डिस्कस किया कि हीट ऑफ रिएक्शन को कैसे डिफाइन करना है। वो पॉजिटिव भी होगा, निगेटिव भी होगा, एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये हम लोग प्लानिंग करेंगे, ठीक है, और दोनों में रिलेशन डिस्कस करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन। तो देखिए, जैसे कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन आप करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये रिएक्शन आप कर रहे हैं CO2 और ये कंबसन किए और CO2 ऐसे बना दिए, तो ये है डेल्टा एच, ऐसे इस तरह से। जैसे कार्बन है, कार्बन को जलाना है आपको, कार्बन को बर्न करना है, बर्न कर करके कंबसन करना है, CO2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब इसको बर्न, कार्बन को बर्न करने का दो तरीके। एक मेथड है कार्बन को बर्न करने के लिए कि अगर आप ये कंबसन कर रहे हैं तो पूरा कंटेनर जो है, जिस कंटेनर में आप कंबसन कर रहे हैं उसको सिल्ट कर दीजिए, पूरा बंद कर दीजिए, क्लोज कंटेनर। और होता है आपके बाइक का इंजन, आपके बाइक में पेट्रोल आप फिल करते हैं, आप जानते हैं पेट्रोल ड्रॉप 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 करके गिरता रहता है और अंदर जाके बर्निंग होता है, कंबसन होता है, जानते हैं उसमें आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन अंदर में दिखता है आपको, बर्न करते हुए दिखता है नहीं, इसलिए कि वो जो बर्निंग है एक क्लोज चैम्बर में बर्न हो रहा है। कार का इंजन है, ट्रक का इंजन है, सारे इंजन में जो है कोयला, सॉरी, पेट्रोल है, डीजल है, जो भी आप कार्बन कंटेंट है उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो बर्न हो रहा है बट वो दिखता नहीं है। तो इस केस में अगर कंटेनर क्लोज है, क्लोज कंटेनर है, तो हम लोग बात करेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। क्लोज कंटेनर में जो हीट इवॉल्व होगा उसको हम लोग बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम। आईसी इंजन एग्जांपल है, बाइक का, आपके घर में बाइक जो होगा उसका इंजन जो है क्लोज कंटेनर है, पूरा कंबसन होता है, जानते हैं आप, पेट्रोल बर्न करता है, डीजल बर्न करता है, दिखता नहीं है, वो अंदर में एकदम क्लोज चैम्बर के अंदर बर्न हो रहा है, वो दिखता नहीं है आपको, तो उसको आप बोलेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि क्लोज हो गया, क्लोज कंटेनर का मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट। और यही अगर आपका कंबसन हो रहा है और ओपन कंटेनर में, लीजिए ऐसे खुला हुआ, घर में खाना बनाते समय एलपीजी गैस, वो उसका फ्लेम, उसके फ्लेम में भी तो एलपीजी के अंदर क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, वो भी तो कार्बन ही है, वो बर्न करता है, उसका फ्लेम दिखता है आपको, खुला हुआ है, वो खुला हुआ है, जब खुला हुआ है तो उसको बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर। जैसे पुराना पहले स्टीम इंजन हुआ करता था, जैसे अभी भी चलता है दार्जिलिंग वाले रूट पे, ठीक है, या शिमला वाले रूट पे, शिमला जो चंडीगढ़ टू शिमला का जो रूट है उसमें अभी भी टॉय ट्रेन चलते हैं, दार्जिलिंग वाले रूट में तो उसमें स्टीम इंजन, उसमें देखते हैं कोयला से जस्ट इंजन चलते रहता है, तो कोयला बाहर में जलता है, दिखता है, बर्न करते हुए दिखता है, तो जहां दिख रहा है बर्न करते हुए खुला हुआ कंटेनर है, उसके अंदर फ्यूल बर्निंग दिखता है, तो वो कांस्टेंट प्रेशर हो गया, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। तो कोई भी रिएक्शन जो है वो करने का दो मेथड है, जैसे आपको ये रिएक्शन करना है, नाइट्रोजन और ये हाइड्रोजन ये कंबाइन कर करके 2 मोल्स ऑफ द अमोनिया बनाना है, ये, तो इस रिएक्शन को लैब में करने का दो मेथड। एक मेथड है कि या तो आप लैब में करिए और लैब में कर करके पूरे कंटेनर को बंद कर दीजिए, सिल्ट कर दीजिए, ठीक है, वो सिल्ट कंटेनर में करेंगे तो यहां आपको जो भी इंथैल्पी रहेगा वो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम होगा,
एक तरीका ये है। दूसरा मेथड है कि नहीं, हम कंटेनर खुला रखेंगे, पूरा कंटेनर खुला हुआ रखेंगे, पूरा कंटेनर खुला रखेंगे तो ये हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हो जाएगा। तो हीट ऑफ रिएक्शन जो होता है दो टाइप। एक तो पहले हम लोग हीट ऑफ रिएक्शन डेफिनेशन हो गया, एंडो हो गया, एक्सोथर्मिक कंडीशन क्या है, ग्राफिकल फॉर्म क्या है, कैसे पहचानेंगे, वो सब डिस्कस कर लिए हम लोग। अब हम लोग को प्लान करना है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर और हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कोई भी रिएक्शन या कोई भी कंबसन दो तरीके से होता है। एक है या तो वो क्लोज कंटेनर में करिए जहाँ की वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, या फिर ओपन कंटेनर में कर लीजिए जहाँ प्रेशर कांस्टेंट होगा। दोनों चीज़ें आपका देखा हुआ है, घर में आपके बाइक भी होगा, कार भी होगा, तो जो उसका इंजन है वो क्लोज कंटेनर हो गया। आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन, इंटरनल कंबसन, अंदर में बर्निंग हो रहा है जो नहीं दिख रहा है आपको, तो ये कांस्टेंट वॉल्यूम का केस हो गया, क्लोज हो गया। और जो घर में एलपीजी गैस हम लोग जला रहे हैं उसमें भी तो कार्बन है, और वो जो बाहर फ्लेम दिख रहा है तो कांस्टेंट प्रेशर हो गया, क्योंकि किचन का दरवाजा, विंडो, जो फ्लेम खुला हुआ है, फ्लेम दिख रहा है, तो प्रेशर कांस्टेंट है। अब दोनों में रिलेशन हम लोग को बनाना है, और वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन एम्स में 6-7 क्वेश्चन आया हुआ है, आईडी एडवांस का क्वेश्चन है, मेडिकल में भी क्वेश्चन है, मेन का भी बहुत सारे क्वेश्चन है, तो हम लोग डिस्कस करेंगे खूब अच्छे अच्छे क्वेश्चन। तो अभी तो रिलेट करते हैं हम लोग। तो हम लोग का कौन सा पॉइंट, 5 पॉइंट हम लोग बात कर रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन। थोड़ा सा हेल्प लेंगे हम लोग फिजिक्स का। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, डेल्टा एच और नीचे लिख देंगे वी। छोटा छोटा प्लानिंग करते हैं। नंबर 1, सो कांस्टेंट वॉल्यूम, जो लाइन लिखा हुआ है कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब होता है क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर। सो कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसका मतलब क्लोज कंटेनर। वी फॉर वॉल्यूम, और वॉल्यूम जो कांस्टेंट रहेगा इसका मतलब आपका कंटेनर क्लोज कंटेनर है, ये ध्यान रखना है। और जब वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, अब आप बताएंगे यहाँ पे अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, dv इज इक्वल टू 0। कांस्टेंट जो टर्म है उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वो तो 0 होगा, वो सब लोग जानते हैं, और डेल्टा v इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा हम लोग प्लान कर रहे हैं, ठीक है। सो कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम का मतलब क्लोज कंटेनर, क्लोज कंटेनर का मतलब v इज इक्वल टू वॉल्यूम कांस्टेंट, और ये डेल्टा v 0 हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल क्या क्या देखे हुए हैं, तो एक तो हम लोग जानते हैं आईसी इंजन, इंटरनल कंबसन इंजन। एक और होता है, वो अभी नाम सिर्फ आपको जानना है, आगे जब आप कॉलेज में जाएंगे तो वो दिखेगा आपको, बॉम्ब कैलोरीमीटर। बॉम्ब कैलोरीमीटर, वहाँ भी कंबसन होता है, वो एक्सपेरिमेंट है हम लोग किए हुए हैं, आईटी के अंदर करना होता है, बट वो दिखेगा नहीं, कंबसन होता है बट वो दिखता नहीं है। तो इसका एग्जाम्पल आप लिख लेंगे कि एक तो है आईसी इंजन, आईसी इंजन। आईसी इंजन का मतलब हुआ इंटरनल कंबसन इंजन। सो इंटरनल कंबसन इंजन एंड बॉम्ब कैलोरीमीटर। एक ऐसे क्वेश्चन में कई कई जगह यूज होता है बॉम्ब कैलोरीमीटर। तो बॉम्ब कैलोरीमीटर में जो इंथैल्पी होगा वो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम काउंट कर, ठीक। सो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। नेक्स्ट, कोई एग्जाम्पल ही बना के ऐसे दिखा दीजिए कि अगर आप क्लोज कंटेनर है और कोई रिएक्शन कर रहे हैं, मान लीजिए सिंपल कंबसन कर रहे हैं, कंबसन ऑक्सीजन
कई लोग बोलते हैं कि क्लोज कंटेनर में ऑक्सीजन कहाँ से आएगा, कंबसन कैसे होगा, तो वो ऑक्सीजन सप्लाई करने का ड्यूटी कार्बोरेटर का होता है। आपके बाइक के इंजन में एक सबसे ऊपर में पेट्रोल पंप के जस्ट नीचे कार्बोरेटर रहता है, वो ऑक्सीजन प्रेस करता है, सप्लाई करता है, तो इसलिए वो बर्निंग होता है। तो ये नहीं कि क्लोज कंटेनर है तो बर्निंग नहीं होगा, होता है। तो ये ऐसे लिख लेंगे, ये है क्लोज कंटेनर और ये हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। तो क्लोज कंटेनर, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, तो ये क्लोज कंटेनर में जो रिएक्शन करेंगे, क्लोज कंटेनर में आईसी इंजन या लिखा रहेगा या बॉम्ब कैलोरीमीटर हुआ, वो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जो भी है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक दोनों होता है, तो वो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया। नेक्स्ट, थोड़ा सा फिजिक्स का मैं हेल्प लूंगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिजिक्स बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत ज़्यादा हम लोग एक्सेस पढ़े हुए हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फ्रॉम फिजिक्स, ये फिजिक्स का फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। केमिस्ट्री का थोड़ा सा अलग होता है, मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। एक्चुअली होता दोनों एक ही जैसा है, बट थोड़ा साइन कॉन्वेंशन अलग है। फ्रॉम फिजिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो डी क्यू इज इक्वल टू और डी डब्ल्यू प्लस डी यू, ये फिजिक्स का, जिसमें हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन पढ़े हुए हैं। हीट गेन इज इक्वल टू वर्क डन प्लस इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, फिर से, सो डी क्यू, वर्क डन का मतलब होता है पी इंटू डी वी, ऐसा होता है, और प्लस आर डी यू, ये ऐसा। डी यू इज कॉल्ड चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये होगी। ठीक है, यही चीज़ें जब यही टर्म, सेम टर्म जब आप केमिस्ट्री में लगाएंगे, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री में लगाते हैं, तो ये डी क्यू की जगह बन जाता है डेल्टा एच, ऐसे डेल्टा एच, ये है पी और ये डेल्टा भी हो जाएगा, और इसको डेल्टा यू भी लिख सकते हैं, डेल्टा यू डी यू भी लिख सकते हैं, ये ऐसा सेम चीज़ है, सेम चीज़। वो डी क्यू, वहाँ हीट गेन है, ये भी है, वही है इंथैल्पी, डेल्टा एच। अब देखिए ध्यान से समझिए, अब समझिए, अगर हम लोग यहाँ प्लान कर दें और ऐसे लिखें कि हीट ऑफ रिएक्शन, अगर हम लोग बात करें कि अगर कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अभी हम लोग ने डिस्कस किया था कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट हो, जैसे कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो ऐसा, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी वी इज इक्वल टू जीरो, या आप डेल्टा वी लिखेंगे तो इक्वल टू जीरो, ऐसे। तो अगर इस इक्वेशन में, अगर जो इक्वेशन है ऐसा कि ये जो फिजिक्स से इक्वेशन मिला है पी और ये डेल्टा वी होता है प्लस डी यू होता है डेल्टा यू, ठीक है, ऐसे। तो अगर आप यहाँ लिखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ऐसे लिखेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, डेल्टा एच, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये टर्म तो जीरो हो जाएगा क्योंकि जैसे ही वॉल्यूम कांस्टेंट लिखेंगे ये टर्म जीरो हो गया और ये बच गया डेल्टा यू। तो ये आपका डेफिनेशन बन गया कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन 1 मोल ऑफ रिएक्टेंट चेंजेस इनटू द प्रोडक्ट, ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी कहलाता है। तो ये डेफिनेशन बना कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये लाइन आपको ध्यान रखना है कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, कॉन्सेप्ट तो एक ही जैसा है। तो आप हेल्प मैंने लिया है फिजिक्स का, तो अब आप यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, सो ऐसे आप इसको स्टेटमेंट लिख लीजिए, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू द change in internal energy
in internal energy. So heat of reaction at constant volume is equal to the change in internal energy when 1 mole of reactant changes into product. Changes into product. तो ये था आपका हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ऐसे ही हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डिस्कस करना है, देन उसके बाद दोनों में रिलेशन। नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स पॉइंट, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर डेल्टा एच पी, तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा चलिए प्लानिंग करते हैं। सो कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ओपन कंटेनर। ठीक है, सबसे पहला लाइन ये लिखेंगे, कांस्टेंट प्रेशर मतलब अगर प्रेशर जो है कांस्टेंट है तो इसका जो मीनिंग होता है, कहीं भी फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो, कांस्टेंट प्रेशर का मतलब होता है ओपन कंटेनर। जैसे रूम, इस रूम का प्रेशर कांस्टेंट है, हर जगह प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर है। क्यों? क्योंकि हमारे रूम का, इस रूम का विंडो खुला हुआ है, तो विंडो खुला हुआ है, क्रॉस एक विंडो खुला हुआ है, सामने एक और विंडो खुला हुआ है, तो क्रॉस वेंटिलेशन, एयर आ रहा है, एयर जा रहा है, ऐसे क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा है। तो हर जगह एकदम प्रेशर यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट का मतलब होता ही है ओपन कंटेनर। वॉल्यूम कांस्टेंट का मतलब क्लोज कंटेनर, प्रेशर कांस्टेंट का मतलब ओपन कंटेनर। सेकेंड पॉइंट, यहां पे आप रिएक्शन दिखा देंगे ऐसे कि जैसे कार्बन है, सॉलिड है, कंबसन हो रहा है, ऑक्सीजन और ये गैस है, और कंबसन करके यहाँ बन गया CO2, और इस तरह यहाँ गैस बन गया, और ये डेल्टा एच पी कर लेंगे, डेल्टा एच और यहाँ पे कर लेंगे पी, ऐसे। अगर ये कंटेनर खुला हुआ है ऐसे, तो ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर में जो यहाँ हीट ऑफ रिएक्शन हुआ वो हुआ आपका हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर, ये ऐसा। तो ओपन कंटेनर, सो ओपन कंटेनर में जो रिएक्शन हुआ यहाँ हो रहा है, तो ये हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया। क्लोज रहता तो कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। नेक्स्ट, थर्ड सेम इक्वेशन फ्रॉम फिजिक्स, from physics, we first law of thermodynamics dq is equal to dw plus du। ठीक है, सो dq हम लोग ये dw की जगह जानते हैं p डेल्टा v प्लस du। ठीक है, इसके जगह आप लिख सकते हैं डेल्टा h इज इक्वल टू p डेल्टा v प्लस डेल्टा u, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे। और नेक्स्ट, अगर हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे, अगर आप हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ कोई टर्म जीरो नहीं होगा, कहीं कोई टर्म जीरो नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ पे कहीं कोई टर्म जीरो नहीं है, ये भी रह जाएगा, P डेल्टा V भी रह जाएगा, और प्लस डेल्टा U भी रह जाएगा, ऐसे। क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम रहता, यहाँ कांस्टेंट वॉल्यूम लिखते तो ये टर्म जीरो हो जाता, ये डेल्टा U के बराबर। कांस्टेंट प्रेशर है, कोई टर्म जीरो नहीं होने वाला, ऐसे। या आप बोल सकते हैं कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंथैल्पी,
चेंज इन इंथैल्पी, ये डेल्टा एच के बराबर, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच चेंज इन इंथैल्पी के बराबर है, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई जीरो नहीं होगा। अगर यहाँ कांस्टेंट प्रेशर करेंगे सारा टर्म एज इट इज लिखना है, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, आप अपना स्टेटमेंट लिख लीजिए, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू चेंज इन इंटरनल चेंज इन एंथैल्पी। सो हीट ऑफ रिएक्शन वैसे ही लिखिए जैसे इसमें आप लिखे थे इससे पहले वाले में, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर is defined as the change in enthalpy when 1 mole reactant changes into product, changes into product। ये so heat of reaction at constant pressure is defined as change in enthalpy, change in enthalpy delta H। ये हो गया। अब नेक्स्ट हमें रिलेट करना है, 7 पॉइंट में दोनों में रिलेशन चाहिए, और उसी रिलेशन से बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे, बट रिलेशन तो इस लेक्चर में कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट, रिलेशन बिटवीन डेल्टा एच पी एंड डेल्टा एच वी। ऐसे so relation between delta HP and delta HV। देखिए, आपने डिस्कस किया था कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू ऐसे P डेल्टा V प्लस डेल्टा U, ऐसे। यही क्वेश्चन नंबर 1, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी। आपने पढ़ा था कि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू, ये था डेल्टा U के बराबर। यही क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, पढ़ा था आपने, ठीक है। अब आप रिलेट कर लीजिए फ्रॉम 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 कर लीजिए, ठीक। तो 1 माइनस 2 करेंगे, जैसे ही 1 माइनस 2 करेंगे तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू P डेल्टा V। अभी और चेंज करूंगा, वेट करेंगे, और चेंज करेंगे हम लोग, ठीक है। आप जानते हैं कि PV इज इक्वल टू NRT, PV इज इक्वल टू NRT। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है और डिफ्रेंशिएट करूंगा DV, तो यहां हो गया DN R और T। टेम्परेचर कांस्टेंट है, प्रेशर और टेम्परेचर कांस्टेंट। ये नाउ आप इसको लिखेंगे P और इसको डेल्टा V, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये है डेल्टा N RT ऐसा, ठीक है। वहाँ पुट कर लेंगे, P डेल्टा V की जगह आप पुट करेंगे, और बहुत फेमस इक्वेशन, हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर माइनस हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डेल्टा N RT। ये रिलेशन है। So heat of reaction at constant pressure minus heat of reaction at constant volume is equal to delta N RT, ऐसा। आप चाहें तो हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर को डेल्टा H लिख सकते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम को डेल्टा आप U भी कर सकते हैं, डेल्टा U,
क्योंकि हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा यू होता है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ डेल्टा एन आर टी। डेल्टा एन क्या है मैं डिस्कस करूंगा, ऐसे लिख सकते हैं। डेल्टा ई से भी लिखते हैं हम लोग, यहाँ आप इसको लिख सकते हैं हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर डेल्टा एच, और इसको लोग डेल्टा ई भी लिखते हैं ऐसे। दोनों एक ही, सब एक ही चीज है। हीट ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये भी चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा ई से भी लिखा जाता है। तो ये है डेल्टा एन आर टी ऐसे ऐसे। डेल्टा एन क्या है वो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि डेल्टा एन ही इंपॉर्टेंट है, उसको निकालना भी मैं सिखाऊंगा। डेल्टा एन जो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये केपी केसी के रिलेशन में भी आता है और यहां भी पढ़ना है। तो डेल्टा एन यहां पे लिखेंगे नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। गैसेस रिएक्टेंट, ये सो नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस गैसेस ऑफ रिएक्टेंट, ये डेल्टा एन हुआ। हम लोग डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन जब बनाएंगे तो उसमें हम लोग ये पॉइंट डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसेस रिएक्टेंट, ये डेल्टा एन का मतलब। क्वेश्चन बनाने में जरूरत पड़ेगा इसका। टी जो है वो टेम्परेचर इन केल्विन, टी मैं ऊपर लिख दे रहा हूं, टी जो है टेम्परेचर इन केल्विन, इन केल्विन स्केल। सो केल्विन स्केल में, और आर तो कितनी जगह आप यूज कर चुके हैं। सो आर ए यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, कई वैल्यू होता है जैसा क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग डाटा। सो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, सो आर का कई वैल्यू है जिसमें मोस्ट कॉमन डाटा 8.314, ऐसा यूनिट में 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। या आप आर का वैल्यू इसके जगह 25/3 कर सकते हैं, जूल पर केल्विन पर मोल। आर का ये वैल्यू हो गया, ये सेम डाटा होगा 0.082, 0.082 एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल ऐसे। ये आप चाहें तो आर का वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हैं 1/12, नियरली, एग्जैक्टली तो नहीं होता बट नियरली 1/12 आता है। क्वेश्चन बनाने में थोड़ा इजी हो जाता है। तो एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, कैलोरी में यूज कर सकते हैं, कैलोरी भी खूब यूज होता है इसमें, 2 होता है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, सब जानते हैं आप आर का वैल्यू। तो ये हो गया डेल्टा एच, डेल्टा एच पी, डेल्टा एच वी में रिलेशन। नेक्स्ट क्लास हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो कि आईटी एडवांस में, एम्स में, मेन में और नीट में आया हुआ है। सो नेक्स्ट क्लास।